नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म के जो धार्मिक साहित्य पर हम चर्चा करते हुए पिछले एपिसोड में उपवेदों पर चर्चा कर रहे थे। धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद और फिर चौथा जो आयुर्वेद की चर्चा करते हुए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। पर इसमें जो एक सबसे रहस्यपूर्ण बात है, जिसे मैं समझता हूँ रहस्यपूर्ण, हो सकता है आप न समझते हो, आज मैं केवल उसी की चर्चा करूँगा। क्योंकि इसको जो मैं रहस्यपूर्ण इस हिसाब से बोलता हूँ, मुझे रहस्य ये लगता है कि जो बात आज साइंस किसी चीज़ को बता रहा है, वो बात आज से 5-7 हज़ार साल पहले हमारे जंगल में रहने वाले ऋषियों को कैसे ज्ञात थी। तो मित्रों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे कहा जाता है कुंडलिनी जागरण, और ये बड़ा रहस्यपूर्ण माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति, और बड़े बड़े योगी आप पढ़ेंगे, कहीं आपको YouTube में मिल जाएगा कि 10 मिनट में कुंडलिनी जागृत करें। तो कहीं कोई योगी बताएगा हिमालय में रहने वाला कि कुंडलिनी तो जागृत करना संभव है गृहस्थों के लिए। तो यह आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बात मैं आगे पढ़ने के पहले आपको एक बात स्मरण करा दूं कि मैं हिंदू धर्म की किसी भी बात के आध्यात्मिक पक्ष जो है, जो मानसिक शक्तियां हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उसके जो भौतिक सांसारिक पक्ष है, जो सामने दिखता है, वो बता रहा हूँ। क्योंकि कुंडलिनी जागरण से शक्तियां मिलती है कि नहीं, और आत्मा निकल के चली जाती है कि नहीं, वो सब मैं उस पर नहीं चर्चा करूं। क्योंकि हमारे चैनल का नाम है सब प्रमाण। जिस बात का प्रमाण मिलेगा मैं आपको वही बताऊंगा। और प्रमाण या तो लोगों से मिले या फिर विज्ञान से मिले, कहीं से मिले, तब मैं बताऊंगा। आश्चर्य इस बात पर है ना कि विज्ञान इन बातों को जो सही ठहरा रहा है, जो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखी गई, तो हमको उसको देखना है। तो मित्रों, कुंडलिनी जागरण में अगर आप जब देखेंगे, आप इंटरनेट पे भी डालेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तो बताया गया है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं। और ये आप देख लीजिए, ये 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और ये चक्र शरीर में जो स्थान दिखाए गए वहाँ रहते हैं, और इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। जागरण मतलब एक्टिवेशन। तो इसमें से चारों तरफ जो रस निकलता है, जब ये घूमते हैं, चक्र हैं, ये घूमते हैं, और इसमें चारों तरफ रस निकलता है, और इससे शक्ति जागृत होती है। ये कुंडलिनी में बताया गया। वो ठीक है, कुंडलिनी रहती है, जो रीढ़ की हड्डी में बताया गया, कुंडलिनी सर्पाकार रहती है, उसका मुंह नीचे की तरफ होता है। सांप नागिन के समान होती है, उसका मुंह नीचे की तरफ होता है, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ करना है। तो पूरा हमारे जो योग का अर्थ है कि उस नागिन का मुंह ऊपर, इसलिए ऋषियों को ऊर्ध्वरेता कहा गया। ऊर्ध्वरेता, रेतन का मतलब आप समझते होंगे, आप देखे होंगे कृत्रिम रेतन केंद्र लिखा रहता है, जहाँ पर गायों को कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है पशु चिकित्सालय में। तो मुनियों, ऊर्ध्वरेता का अर्थ आप समझिएगा, उनके कठोर ब्रह्मचर्य। और नागिन का मुंह नीचे मतलब वही जो सांसारिक, मतलब वो काम भोग, कामाशक्ति, यौन इच्छा इत्यादि। तो इस पार्ट में जो हम सिर्फ चक्र पे अभी बात करते हैं, तो ये जो 7 चक्र बताए गए हैं, इसमें देखिए पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार का अर्थ आप समझते हैं ना, मूलाधार किसी बात का, अब मान लीजिए कि सृष्टि का मूलाधार। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे चला गया। वो मैं आपको एक एक, जैसे आप स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, ये चौथा स्थान है अनाहत चक्र का। जब आप इनको आप आगे बढ़ते जाएंगे, अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, तो इसको मैं थोड़ा साइंस क्या बोलता है, जब मैंने इसको देखा, कुंडलिनी जागरण को, कुंडलिनी को जब पढ़ा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हमारा जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है वो क्या कहता है। क्या शरीर में ऐसे चक्र होते हैं? तो मित्रों, बड़े आश्चर्य की बात है। बड़े आश्चर्य के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार
शरीर में ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स वो होते हैं मित्रों जो किसी चीज़ का सिक्रेशन करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो एंजाइम्स का नॉर्मली सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि मुंह में जो लार की ग्रंथियां होती हैं ना, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां, जो मुंह में जो लार, जब आप खाना आवश्यकता चबाते हो या मुंह में पानी आ जाता है जिसको, वो लार आ जाती है, उसे कहा जाता है लार ग्रंथि। तो ये लोकल होती है, मतलब जो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये लोकल एक्शन वाली होती है। जैसे पसीने की ग्रंथियां हैं, अश्रु ग्रंथियां, आंख में आंसू आ जाते हैं, ये सब लोकल ग्लैंड्स होते हैं। तो इनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और हार्मोन कहाँ जाता है? हार्मोन ब्लड में मिल जाता है, खून जो शरीर में दौड़ता रहता है उसमें मिल जाता है, और उससे निर्देश जाते हैं कि क्या करना है। जैसे उदाहरणार्थ तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको बताऊं कि जो एंडोक्राइन, जैसे आपको शरीर में मान लीजिए जो डायबिटीज़ वाले हैं या नहीं भी हैं डायबिटीज़ वाले, हमने खाना खाया, मीठा ज़्यादा खा लिया, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ गई, ब्लड ग्लूकोज बहुत बढ़ गया। तो ये सूचना जो हमारा न्यूरॉन्स हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, देखिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम अलग होता है और ये ग्रंथियां उस काम को करती हैं। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके द्वारा मस्तिष्क तक ये खबर चली जाती है कि शुगर बढ़ गई है, ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में। तो मस्तिष्क से कैलकुलेशन होता है कि कितना बढ़ गया और कितना इंसुलिन सीक्रेट करना है। तो वो खबर जो आज्ञा चक्र मैंने आपको बताया, जो छठवीं ग्रंथि आज्ञा चक्र, वो वहाँ से आपको प्रसारित होती है और पैंक्रियास तक ये खबर पहुँचती है कि इतनी मात्रा में इंसुलिन अधिक उत्पादन करो, और पैंक्रियास उत्पादन करता है, ब्लड में जाके वो मिल जाता है हार्मोन, और उससे ब्लड लेवल कम हो जाता है। ये इसका फंक्शन है। तो इसमें जो ग्रंथियां बताई गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जिसको मूलाधार कहा गया है, उसको जब मैंने देखा तो उसी जगह पर लगभग, देखिए एग्जैक्ट, क्योंकि ये तो चित्र बने हैं सिर्फ चक्रों के, और जबकि ग्लैंड्स का तो पूरा एनाटॉमी जो डिसेक्शन करके बताया गया कहाँ पर है, फिर भी बता रहा हूँ। मूलाधार बताया गया है जो पौरुष ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि मतलब आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको पौरुष ग्रंथि कहा गया। तो ये मूलाधार, भाई सृष्टि का मूलाधार क्या है? प्रजनन। तो ये पौरुष ग्रंथि है, और इसको हमारे जो इसमें कुंडलिनी जागरण में हमारे ग्रंथों में बताया गया मूलाधार, यही तो आधार है पौरुष ग्रंथि। स्त्रियों के अगर देखेंगे तो जो ओवरी होती है। अब इसके ऊपर चलेंगे तो जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। अच्छा, इन सब के बड़े लंबे चौड़े काम है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। शरीर की पूरा कंट्रोल सिस्टम कैसे कैसे, जब युवा होंगे तो दाढ़ी मूंछ उगने से लेके, स्त्रियां जब प्रेग्नेंट होंगी तो स्तनों में दुग्ध आने से लेके, ये सब कंट्रोल करते हैं सब, जितने ये जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अलग अलग है, दुनिया भर के काम है, आप पढ़ लेंगे, सब रहता है। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी ये कुंडलिनी जागरण के नाम से हमारे यहाँ मौजूद है, जिसको आज के जो बड़े तपस्वी हैं वो भी नहीं समझते, वो उसको अद्भुत चीज़ बताए हुए हैं, जबकि ये मेडिकल चीज़ है। तो जो सेकंड जो मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड, जिसको कहा गया है स्वादिष्ठान चक्र। फिर इसके बाद आपका पैंक्रियास आ जाता है, यह आ जाता है मणिपुर चक्र, यहाँ से पूरा खाने का सिस्टम कंट्रोल होता है, शुगर और ये सब कंट्रोल होती है। फिर चौथा जो आता है जो अनाहत चक्र, वो हमारे इसमें यहाँ पर नहीं दिखाया गया। अनाहत, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अनाहत चक्र, देखिए जो अनाहत नाद, अभी जब मैं आगे चर्चा करूंगा और हिंदू तब बताऊंगा, कोई भी जो शब्द होता है, शब्द कैसे पैदा होता है, अब ये साइंस है, इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है कि शब्द मतलब आवाज़ कैसे पैदा होती है? कहीं चोट करने से, कहीं मारेंगे वो, जैसे मैं अपने मुंह में जीभ को और कंठ को हिला रहा हूं तो उससे आवाज़ पैदा हो रही। तो आवाज़ पैदा होती है कहीं आघात करने से, आहत हो, जब कोई चीज़ आहत होती है तो आवाज़ करती है।
तो अनाहत नाद का मतलब होता है कि बिना कोई आघात किए आवाज होना। और ये देखिए अनाहत जो चक्र जो जहाँ पर बताया गया है यहाँ, और यहाँ पर हमारा दिल रहता है, और दिल बिना चोट किए कोई किए अपने आप धक धक करता रहता है। आशा है आप इसको समझे होंगे कि बिना कोई आवाज किए, बिना किसी बाहरी डिस्टरबेंस के, बिना बाहर से ठोके, ये हृदय जो है ये अपने आप धक धक की आवाज के साथ ब्लड का सिक्रेशन करता है। आपको बताया था ना हार्मोन करता है ग्लैंड, तो ग्लैंड नहीं है यार, ये साइंस इसको ग्लैंड नहीं कहता, लेकिन साइंस हमारे जो पुराने हिसाब से देखिए कि यहाँ पर अनाहत चक्र होता है जो ब्लड का ही सिक्रेशन करता है बिना आहत हुए। अब उसके बाद देखिए पांचवा विशुद्धि चक्र जिसको कहा गया है, इसको कहा गया है साइंस में थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के देखिए कितने ज़्यादा, आपको तो पता ही है थायराइड गड़बड़ करने से क्या होता है। ये सब गड़बड़ करेंगे, जैसे हार्ट गड़बड़ करेगा तो क्या होगा, आपको रोग हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये ग्रंथियाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी गड़बड़ी से शरीर में विकार पैदा होते हैं, और इनको एक्टिवेट करने का नाम कुंडलिनी जागरण है, जिसको रहस्यात्मक बनाया गया है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैं मानसिक शक्तियों पे बात नहीं कर रहा हूँ, और मानसिक शक्ति आएगी केवल बाद में, आखिरी के 1-2 में। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो विशुद्धि चक्र है थायराइड ग्लैंड के बाद आता है आज्ञा चक्र, जिसको कहा गया है दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र। और ये आज्ञा चक्र को कहा गया है, साइंस कहता है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड। मतलब जो सारे ग्लैंड मास्टर हैं, तो ये उनका भी मास्टर है, मतलब आज्ञा यहीं से जाती है। अब देखिए यहीं से आज्ञा जाती है, हमारा आज का साइंस बोलता है, मेडिकल चिकित्सा बोलती है, चिकित्सा शास्त्र बोलता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बताया, इसका नाम ही रख दिया था आज्ञा चक्र, आज्ञा यहाँ से जाती है। तो ये सब आपको रहस्यात्मक नहीं लग रहा क्या? इसके बाद देखिए जो आखिरी चक्र है वो तो सबसे रहस्यपूर्ण है, और उसी का संबंध ज़्यादा मानसिक, जो आगे जब मैं अष्टांग योग वगैरह पे बोलूँगा तो बताऊँगा। लेकिन आश्चर्य फिर से यहाँ पर यह है कि ये जो सहस्त्रार चक्र, जिसे 7वां चक्र कहा गया, और इसको कहा जाता है, साइंस कहता है इसे पीनियल ग्लैंड, और इसको साइंस कहता है कि ये जैविक घड़ी का काम करता है। मतलब जैसे आपको सवेरा होने वाला है तो उठ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उठते ही नहीं है, मतलब जिनको अलार्म की ज़रूरत नहीं होती, वो शाम रात में सोच के सोते हैं कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, और उतने बजे उठ जाते हैं। तो ये सब काम ये करता है सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र इसे कहा गया, सहस्त्रार चक्र। अब इसको इस जो पीनियल ग्लैंड नाम से इसकी खोज हुई मुश्किल से 16वीं शताब्दी, मतलब मुश्किल से 400-500 साल पहले। और हमारे यहाँ पर हजारों साल पहले बता दिया गया कि ये सहस्त्रार चक्र है। और सहस्त्रार चक्र को किसी ने कहा भी था कि भाई दिस इज द अल्टीमेट होम ऑफ द सोल, आत्मा का निवास स्थान। अब आत्मा का निवास स्थान है कि बंधुओं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको आपकी ही बात स्मरण करा देता हूँ कि हिंदू लोग जब अंतिम संस्कार करते हैं शव का, तो अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है वो दाह संस्कार नहीं है। अंतिम संस्कार वो है जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। जब आखिरी में जब शव दहन, एक अंदाजा लगता है कि हो गया वैसा शव दाह पूरा, तो आखिरी में आपको याद होगा बांस में वो लुटिया लेकर उसमें से घी डाली जाती है कपाल के ऊपर, और उसको बांस से फोड़ा जाता है। इसको कहा जाता है कपाल क्रिया, ये अंतिम संस्कार होता है। तो ये इसलिए किया जाता है बंधुओं कि हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता थी कि आत्मा का निवास स्थान यही है, सहस्त्रार चक्र। और यहाँ जब इसको फोड़ देते हैं हम, तो आत्मा का निवास टूट जाए। जैसे किसी का घर टूट गया तो अब वो उसका मोह खत्म हो गया, वो चला जाएगा। ऐसी मान्यता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ भाई, कुछ नहीं बता रहा हूँ कि होता है आत्मा यज्ञ, आप करते हो, आप स्वयं करते हो, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें इसके ऊपर जो कहाँ से चली जाएगी, तो यहाँ पर आप छोटे बच्चे को जब आप कभी देखे होंगे, नवजात शिशु 10 दिन 15 दिन, यहाँ पर आप देखिएगा धड़कता रहता है ऐसे,
यहाँ पर धड़कता रहता है और यहीं पर मालिश की जाती है उसको सॉलिड करने के लिए। ध्यान रखा जाता है कि शिशु को यहाँ चोट न पहुंचे। तो इसको कहा जाता है ब्रह्मरंध्र, मतलब आत्मा यहीं से निकल के चली जाती है। जो स्वाभाविक मृत्यु जब होती है आत्मा यहाँ से निकल, वैसे तो मृत्यु किसी गला कट जाएगा तो वहीं से निकल जाएगी, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु जब होती है वृद्धावस्था के कारण, तब आत्मा शरीर को इस जगह से छोड़ती है, सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकल जाती है। ऐसी हमारे मान्यता है। अब देखिए ये बात का तो कोई प्रमाण नहीं है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने छोटे शिशु को तो देखा होगा ना कि वो धड़कता रहता है, तो वो क्या चीज़ है भाई? हार्ट तो यहाँ है, वहाँ क्या धड़कता रहता है? पहली बात। दूसरी बात, पीनियल ग्लैंड है, ये तो वैज्ञानिकों ने बताया, और वैज्ञानिकों को भी अभी ठीक से नहीं पता है कि ये इस जो पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, अभी ठीक से नहीं मालूम। तो मैं आपको ये बता रहा था सिर्फ, वो वैज्ञानिक भाई, आज आधुनिक समाज है, आधुनिक कई टेक्नोलॉजी है, कई प्रकार की मशीनें हैं, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा अच्छा खोज लोगे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आज जो खोजा जा रहा है वो 5-7 हजार साल पहले हमारे ऋषियों को कैसे ज्ञात था, ये सोचने की बात है। तो मित्रों ये जो इसके बाद आप ये जैसे अब ये आपको मैंने ग्लैंड्स बता दिए, अब इसी को आगे आप देखेंगे कि भाई ये ग्लैंड्स को एक्टिवेशन कैसे करना है। तो आपको बताया जाएगा कि जब आप कुंडलिनी जागरण देखोगे ना कि इस मंत्र का उच्चारण करो, इस कलर का होता है, तो ये मैं तो नहीं जानता और मैं इसको बना भी नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा है एक्टिवेशन, कि योग और प्राणायाम क्या है, इन ग्लैंड्स का एक्टिवेशन करते हैं। योग और प्राणायाम कोई भी चीज़, जैसे आपको मैं जैसे गर्दन की एक्सरसाइज है भाई, आप ऐसा सामने ले जाइए, आपको बताया जाएगा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज करो, इससे आप समझो क्या होता है, गर्दन की मांसपेशियां ठीक होती हैं, लचीली होती हैं, और आप कभी तकिए में सिर रख के वो गर्दन अकड़ जाती, वो नहीं होता। तो ये तो मित्रों बाहर का हो गया, मांसपेशियों का। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप ऐसा ऐसा करेंगे या सिर को ऐसा नचाएंगे तो आपके थायराइड की एक्सरसाइज होती है। इसी प्रकार से जब आप बाबा रामदेव को इसमें देखे होंगे, वो बड़े बहुत जोर देते हैं कपाल भाती पे, कि जब पेट को अंदर बाहर किया जाता है इस प्राणायाम पे, जब जोर देते हैं ना कपाल भाती पे, तो जब पेट को आप जल्दी जल्दी अंदर बाहर करते हो सांस के साथ, ऐसा जब करते हो तो होता क्या है, ये आपका पूरा पेट अंदर बाहर होता है। तब भी लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो हमारे पेट को कम करने के लिए, जो पेट निकल जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, उसके लिए। भाई उसके लिए तो है ही है, ये तो अपरेंट सामने दिख रहा है। इसकी असली बात है कि अंदर की आपकी हथेलियों को भी हिला देता है ये वाला एक्सरसाइज जो है, और इसको बार बार करने को बोलते हैं, आपने देखा होगा। और इसमें उनका दावा रहता है कि इससे डायबिटीज ठीक होती है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इससे डायबिटीज इसलिए ठीक होती है कि पैंक्रियाज है, और जब आप पेट को हिलाते हो जोर जोर से तो निश्चित रूप से पैंक्रियाज वगैरह भी हिलते हैं। भाई ये जो ग्लैंड्स को आप एक्सरसाइज कैसे कराओगे? आप सोचोगे हम योगासन क्यों करें, हम तो दौड़ेंगे, प्राणायाम हम दौड़, बिल्कुल ठीक है, दौड़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन ये अंदर के ग्लैंड्स को आप एक्सरसाइज कैसे कराओगे? यही तो समस्या है ना। तो योगासन और प्राणायाम का जो छिपा हुआ असली उद्देश्य है वो है इन ग्लैंड्स का एक्टिवेशन। जैसे आप बोलेंगे मूलाधार चक्र के एक्टिवेशन, मूलाधार का चक्र एक्टिवेशन वही होता है, वज्रासन वगैरह होता है, वज्रासन होता है, और कई प्रकार के आसन आप देखे होंगे, या जो बाथ टब में आप बोलते हैं ना कठी स्नान, ये सब क्या है? ये सब मूलाधार चक्र को जागृत करने का है कि गर्म पानी डालो फिर ठंडे पानी में बैठ जाओ। ये सब मूलाधार चक्र, यानी कि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, इसको एक्टिवेशन, या आप किसी भी चीज़ पे पहले ठंडा पानी डाल दो फिर गर्म पानी डाल दो, या उसको हिलाओ जोर जोर से, तो ये सब एक्टिवेशन करना है। ये है एक्टिवेशन जो मैं अपरेंट समझाऊँ। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ ना कि वो सहस्त्रार चक्र से आत्मा निकलती है कि नहीं निकलती, वो अभी मैं नहीं मालूम, उस पर कोई मैंने काम नहीं किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल के हिसाब से आप देखिए, और दूसरे भी आप कोई भी प्राणायाम देखिए। अब जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि सहस्त्रार, आप हो सकता है कि सहस्त्रार चक्र ज़्यादा नहीं बताया हूँ मैंने, तो आप बोलेंगे कि सहस्त्रार चक्र को कैसे जागृत किया जाए। देखिए ये भी हमारे यहाँ पर होता क्या है ना, हम लोग सब छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और वेट कर रहे हैं कि जब अमेरिका बताएगा या कोई यूरोप वाला बताएगा तब हम इसको जानेंगे। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेशन कैसे किया जाए, पीनियल ग्लैंड को।
देखिए, एक होता है प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, या आप जो योगासन में इंटरेस्टेड हैं प्राणायाम वो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखिए उसको ऐसा आँख बंद कर, कान बंद करके आँख पे रख के और जोर से ऐसे ऐसे ऐसा किया जाता है ऐसा, और ऐसा 5 से 10 बार आप करिए, देखिए आपका सिर गूंज जाएगा। इसमें भी करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो गूंज को ऊपर लेते जाओ, यहाँ पर ऊपर की ओर। जब पहले गूंज आप गूंजोगे तो कंठ में ही गूंजेगा, फिर धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस पे आएगा, ये कैसे ले जाओ, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिर में गूंज रहा है। तो गूंजने से क्या होता है, आवाज साउंड से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन आपके पीनियल ग्लैंड को हिला देगा। एक तो ये हो गया पीनियल ग्लैंड का। दूसरा है बहुत ही सरल काम जो हमारे हिंदुस्तान में भारतीय लोगों का बड़ा ही प्रिय काम था, जिसे आजकल कोई नहीं करता। फिल्मों में हमने एक आध बार पुराना जानीवा करके समय देखा है, और वो है चंपी। जब आप चंपी करते हैं, आजकल के जो पहले ये सब नाई जाते भी करते थे सब काम चंपी, लेकिन अब किसी सैलून में किसी के पास टाइम नहीं, वो आपके बाल काटेगा, पैसा ले, खत्म। बहुत मैं छोटा था तब तक भी चंपी की जाती थी, और वो चंपी ऐसे ठोंका जाता था सिर को सब तरफ से। तो जब आप सिर को सब तरफ से ठोंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पीनियल ग्लैंड को हिला रहे हो। ब्रेन को तो हिला ही रहे हो, जो ब्रेन आपका होता है फ्रंटल ब्रेन और ये सब दुनिया भर के है, इनको तो आप हिला ही रहे हो, लेकिन आप पीनियल ग्लैंड को भी हिला रहे हो चंपी से। और तीसरा जो इसको एक्टिवेशन का जो तरीका है वो है उल्टा हो जाना, उल्टा खड़े हो जाना। जो आसन का एक तरीका है ना, जिसको आप बोला प्रसिद्ध तरीका है, आप हर कोई बोल देगा शीर्षासन। मैं शीर्षासन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बात बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आयुर्वेद वाले चैप्टर में बता रहा हूँ आपको। जब मैं अष्टांग योग पे बोलूँगा तो आपको डिटेल इसको कर करके बताऊंगा। लेकिन जब आप उल्टे इसको विपरीत करनी होती, देखिए इसमें एक तो होता है शीर्षासन जो खतरनाक होता है। आजकल के ज़माने में इसको एडवाइस नहीं करूँगा, कि वो पता चला आपकी गर्दन ही टूट गई। दूसरा होता है सर्वांगासन, जिसमें फिर आप सिर के बल नहीं होते, लेकिन कंधे के बल आप पूरे शरीर को उल्टा खड़ा कर देते हो। ये भी कठिन है आजकल जब बिना प्रैक्टिस के। इसलिए तीसरी है जो सरल है, वो मुद्रा है विपरीत करणी मुद्रा। उल्टे खड़े हो जाओ, कैसे कैसे भी, दीवार के सहारे खड़े हो जाओ, तकिया कमर में लगा लो, जो करना है करे हो जाओ। आप 5 से 10 मिनट उल्टा खड़ा हो जाओ। इससे क्या होगा, जो शरीर का जो नीचे ब्लड रहता है, इससे बहुत फायदा होता है मित्रों। आपका ब्लड ज़्यादा सिर में जाएगा। आपको देखिए जब समस्या, जब वृद्धावस्था आती है तो कहाँ प्रॉब्लम आना शुरू होता है, सबसे ज़्यादा ये जो सिर में, जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कान नाक, यही चश्मा लग गया, बाल झड़ गए, सुनना कम हो गया, ये हो गया, बोलना कम, दांत टूट गए, सब यही प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि ब्लड यहाँ पर कम जाता है। इसकी एक्सरसाइज होती नहीं, आप दौड़ेंगे, भागेंगे, हाथ पांव चलाएंगे, सब करेंगे, सिर की एक्सरसाइज का होता है। तो सिर की एक्सरसाइज के लिए है ये भ्रामरी प्राणायाम, चंपी और ये विपरीत करनी, मतलब उल्टा खड़े हो जाना, ये सिर की एक्सरसाइज। इसमें सिर की जो ग्लैंड्स का मैंने आपको बताया वो तो ठीक ही है, लेकिन आँख वाँख सब जगह सब धुलाई सफाई हो जाती है, आँख कान और सब चीज़ ठीक कम करने लग जाते हैं। इसलिए सिर्फ ग्लैंड की बात नहीं है। तो ये सब मित्रों जो मैंने आपको बताया कि ये देखिए आप इतने इसमें, और जैसे स्वास्थ्य सिर्फ ये तो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया आयुर्वेद के हिसाब से, शारीरिक स्वास्थ्य जो मैंने आपको बताया, पर मानसिक स्वास्थ्य भी तो है। तो मानसिक स्वास्थ्य कब होगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए फिर यम नियम ध्यान, ये है ना योगासन वाले में, कि जब आपका स्वभाव लालची रहेगा, कुटिल स्वभाव रहेगा, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हमेशा षड्यंत्र बोलते रहेंगे। तो जब मानसिक बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, आप छल कपट इन्हीं बातों में, दुनिया का लालच मोह माया इसमें बिजी हैं, तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो मित्रों आपको शारीरिक, बहुत से लोग आपको बताते हो ना, मैं तो आजकल ध्यान करता हूँ। अरे ध्यान कैसे करते हो, ध्यान लगेगा ही नहीं। जब ध्यान करके आप कंसंट्रेट करोगे तो मन यहाँ से वहाँ जाएगा। तो मन पे कंट्रोल करने के लिए पहले शरीर पे कंट्रोल, श्वास पे कंट्रोल, ये सब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होते हैं, जो अष्टांग योग जिसको कहा गया है।
उसके बारे में आपको बात बताऊंगा कि वो कठिन प्रक्रिया है। संभव है मैं अगले एपिसोड में आपको उसको भी बताऊं। पर हाँ मित्रों, आयुर्वेद सिर्फ उतना ही नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हल्दी नमक ये तो है बहुत प्राइमरी चीज़ है, इसको तो हर घर में होना चाहिए। आप कई जगह सुना होगा ना कि आपका जो किचन होता है वही आपका औषधि भंडार है। आप देखिए ना, आपकी अदरक हो गया, आपका इलायची हो गई, दालचीनी, तेज पत्ता, हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सब औषधियाँ हैं। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि चरक ऋषि के शिष्य थे सुश्रुत। तो जब सुश्रुत की शिक्षा पूर्ण हो गई तो चरक ने उनसे कहा, उनको डिग्री देने के पहले, मतलब आश्रम से मुक्त करने के पहले, कि तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है, जाओ बाहर जाओ और ऐसी कोई जड़ी बूटी या ऐसी औषधि ऐसा कुछ खोज के लेके आओ जिससे कोई बीमारी का इलाज न होता। तो सुश्रुत गए और कई दिनों के बाद लौटे और उन्होंने कहा लौटकर, गुरुदेव मुझे केवल एक चीज़ मिली जिससे कोई इलाज नहीं होता और जो हानिकारक है। तो उन्होंने पूछा क्या? तो सुश्रुत ने जवाब दिया, नींबू के बीज। मतलब केवल उनको एक ऐसी चीज़ मिली, नींबू के बीज, जो शरीर के लिए हानिकारक है और जिससे कोई इलाज नहीं होता। बाकी जितने प्रकार के घास फूल पेड़ पौधे सब किसी न किसी बीमारी का निरोग होने का सब कोई न कोई कारण होते हैं, जरिया। ये है मित्रों आयुर्वेद। आयुर्वेद सिर्फ एक दो चीज़ का नाम नहीं है कि सिर्फ शिलाजीत खा लिए और बादाम पाक खा लिए। बहुत गहन गंभीर है। लोगों का बस मेरा तो यही कहना है। मैं तो ये भी नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा मैं जानता हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो बड़े वैद्य हैं, वैद्यक कंपनियां हैं, जो पहले नहीं कमाते थे, आज तो सबका रुझान आयुर्वेद की तरफ है, तो इन कंपनियों को कमाई भी ज़्यादा हो रही है। तो क्या वो इन चीज़ों पे आजकल का जो तरीका है, जो लैब में टेस्ट कर रहा है, उस तरह से टेस्ट करके और ये बताएं कि भाई हल्दी में क्या क्या चीज़ होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। वो पश्चिम का मुख क्यों देखना, अपने यहाँ क्यों नहीं ऐसा होता। मित्रों आज मैं इतना कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ और अगले एपिसोड में मैं आपको अष्टांग योग पे बोलूँगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार से आयुर्वेद का ही साधन है और ज़्यादा रहस्यपूर्ण भी है। पर मैं आपको अष्टांग योग पे बोल दूँगा, हालांकि उसको मैं बाद में बोलना चाहता था। हिंदू धर्म के प्रमुख पॉइंट पे, जो प्रमुख महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर फिर मैं अगली बार आपको बताऊंगा। ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।